नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे प्रेमचंद जी का महत्वपूर्ण निबंध आज़ादी की लड़ाई। ये निबंध एमए के सिलेबस में संकलित है और मुंशी प्रेमचंद के श्रेष्ठ निबंध शीर्षक से ये एमए के सिलेबस में दिए गए हैं, जिसमें इनके निबंध हैं। उसी क्रम में आज़ादी की लड़ाई इनका पहला निबंध है जो आपके सिलेबस में है। इसको हम सार के माध्यम से जानेंगे। इस निबंध में किस प्रकार उन्होंने अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो नीति को अभिव्यक्त किया है। इसके साथ साथ देश प्रेम का भाव, भाईचारे और सद्भावना की जो विचार या भाव उस समय समाज में उनकी आवश्यकता थी, उनको बताने का प्रयास या अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। तो आइए सार के माध्यम से इस निबंध को समझने का प्रयास करते हैं। प्रेमचंद प्राधीन भारत के रचनाकार थे। उन्होंने प्राधीन भारत में अंग्रेज़ों की क्रूरताओं को नज़दीक से देखा और झेला। तत्कालीन समाज में स्वाधीनता संग्राम के आंदोलनों का जिक्र करते हुए मुंशी प्रेमचंद जी क्या कहते हैं कि महात्मा गांधी की दांडी यात्रा एक अभूतपूर्व घटना है या घटना थी। 6 अप्रैल को दांडी यात्रा की शुरुआत हुई और इस अभूतपूर्व घटना ने सारे देश को झकझोर दिया। जो 6 अप्रैल को यात्रा शुरू हुई थी, कौन सी यात्रा? दांडी यात्रा। किसने शुरू की थी? महात्मा गांधी जी ने। अर्थात इस यात्रा का प्रभाव देश पर क्या पड़ा था, उसको यहाँ बताया गया है। संपूर्ण राष्ट्र में आज़ादी की लहर दौड़ गई। तानाशाह ब्रिटिश शासन ने इस राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए डंडों और गोलियों का भरपूर प्रयोग किया तथा नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में भी डाल दिया। ये घटनाएं हम सब जानते हैं, पढ़ चुके हैं, उन्हीं का यहाँ जिक्र किया गया है। देश में उठती हुई लहर को अंग्रेज़ों ने शांत करने का बहुत प्रयास किया, परंतु लेखक और कांग्रेस सज्जनों को इसका अभ्यास पहले से ही था। वस्तुतः ब्रिटिश शासन की कायरता, नीचता तथा निर्दयता आदि क्रूरताओं का अनुमान संपूर्ण राष्ट्र को ही हो गया था। यह दमन चक्र ब्रिटिश शासन के भीतर एक डर और बौखलाहट को प्रदर्शित कर रहा था। जो अंग्रेज अधिकारी थे वो भारतीय जनता पर जो अत्याचार कर रहे थे, वो अत्याचार उनके मन के डर को अभिव्यक्त कर रहा था कि भीतर से वो कैसे डरे हुए थे। अपनी सत्ता को खोने का डर उनके मन में खटक रहा था। महात्मा गांधी जी के प्रयास से नमक कर टूट गया, यानी नमक पर जो टैक्स लगाया जाता था, कर लगाया जाता था, वो खत्म हो गया। नमक कर का विरोध करके महात्मा गांधी जी ने अंग्रेज़ों को करारी टक्कर दी थी। संपूर्ण भारतीय जनता ने महात्मा गांधी को सहयोग दिया। नमक कर एक ऐसा कानून था जो आम आदमी का जीना दूभर कर रहा था। अंग्रेज़ों द्वारा लगाया गया नमक कर उनकी सामान्य कीमत से भी अधिक था, यानी जितने पैसों में नमक आ जाता था, उससे ज़्यादा उस पर टैक्स देना पड़ता था। गांधी जी ने जनता का आह्वान किया कि हम अपने अपने घरों में नमक बनाना उतना ही ज़रूरी समझ लें जितना भोजन बनाना, और सरकारी कारखानों में बना नमक खाना हम छोड़ दें, क्योंकि यही एक तरीका था उस कर से मुक्ति का। और महात्मा गांधी ने लोगों को नमक बनाने के लिए प्रेरित किया। नमक कर को हटाने के आंदोलन ने सभी दलों को एक बार फिर एकत्रित कर दिया, क्योंकि आंदोलन चला था और आंदोलन किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि पूरे समाज और पूरे देश से चलता है। तो यहाँ पर फिर सभी इकट्ठे हो गए थे। नरम और गरम दल, यानी जो नरम अर्थात जो गांधी जी के साथ थे और गरम दल जो क्रांतिकारी दल थे, वो सब एक साथ और एक दूसरे के नज़दीक आ गई। बीच बीच में यह आवाज़ भी आ रही थी कि मुसलमान कांग्रेस के साथ नहीं है। मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि मालूम नहीं वह यह कह कहकर किसे धोखा देना चाहते हैं, क्योंकि इनके अनुसार या मुंशी प्रेमचंद जी के अनुसार मुसलमान भी कांग्रेस के ही साथ थे, जो भारतीय मुसलमान था। हाँ, हम ये मानने को तैयार हैं कि हमारे खान बहादुर साहबान, जिनकी संख्या ईश्वर की दया से अंग्रेज़ों की असीम कृपा होने पर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, अर्थात कम संख्या में है, यूँ कहिए कि यह उन लोगों का आंदोलन है जो अपने सारे संकटों का मोचन कर एकमात्र स्वराज्य को समझते हैं, अर्थात जो आज़ादी की बात करते हैं, उनके लिए ये आंदोलन है। गरीब, भूखे, दलित जो देश के स्वाभिमानी हैं, यह देखकर उनका खून खौलने लगता है कि कोई दूसरा हमारे ऊपर शासन क्यों करे, और गुलाम बनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। चाहे वो गरीब है, चाहे वो भूखा है, चाहे वो निम्न वर्ग से दलित है, कोई भी तैयार नहीं है। पराधीनता न हिंदू जनता की
जनता की कैद है, न ही मुसलमानों की, बल्कि सभी इस दुख को झेल रहे हैं, क्योंकि सभी तो गुलाम हैं उस समय, सभी तो पराधीन है, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुसलमान। अतः हिंदू और मुसलमान दोनों इस आंदोलन में शामिल हैं। दो चार कठमुल्लाओं के इशारे पर पूरी कौम अपने पद से विचलित नहीं हो सकती। कठमुल्ला का मतलब क्या है कि वो लोग जो कठपुतली बन गए थे उस समय अंग्रेज़ों के हाथ की, अंग्रेज़ों के चमचे, फिर वे चाहे हिंदू हों या मुसलमान, जिन्हें अपने जीवन निर्माण के लिए अपने ऊपर भरोसा नहीं, ऐसे लोग स्वाधीनता संग्राम में भाग न भी लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे गुलाम प्रवृत्ति के लोग हमेशा रहेंगे और उनके रहने से किसी आंदोलन का नाश नहीं हो सकता। हाँ, हमें फूट डालने वालों से सतर्क रहना होगा, अन्यथा हिंदू मुस्लिम के नाम पर भड़काने वालों की भी कोई कमी नहीं है। यानी अगर भाईचारा बनाकर रखेंगे तभी आंदोलन को सफल किया जा सकता है या बाहरी ताकत को हराया जा सकता है। लेखक अंग्रेजी शासन की आलोचना करते हुए कहते हैं कि अछूतों पर जितने अत्याचार हिंदू समाज ने किए उतने अंग्रेजी सरकार ने भी किए। अछूत से मतलब जिनको निमन समझा जाता था। हिंदू जो लोग थे, जो जमींदार लोग थे या जो स्वयं को धर्म के प्रतीक या धर्म के मार्गदर्शक समझते थे या धर्म के ठेकेदार समझते थे, वो उन अछूत लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते थे और वैसा ही तो व्यवहार अंग्रेज सरकार भी कर रही थी। सरकार ने उन पर सख्ती से बेगार बढ़ाया, परंतु अब हमें विश्वास है कि यह दलित समाज अब अंग्रेजों की चाल में नहीं फंसेगा और कट्टर हिंदू भी इस दलित समाज के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। हिंदू समाज का कर्तव्य क्या है कि उन लोगों को अपने साथ मिलाकर चलना, उनकी आज़ादी के लिए संघर्ष करना, आवाज़ उठाना। आज़ादी की लड़ाई में कौन आगे है? इस स्वाधीनता की लड़ाई ने विद्यार्थियों, वकीलों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों का वास्तविक रूप दिखा दिया था। दूसरे देशों की स्वाधीनता की लड़ाई में छात्राओं की एक अहम भूमिका होती थी, किंतु इस देश में छात्र समुदाय अंग्रेजों की क्रूर नीतियों से पूरी तरह अवगत नहीं था। इस समुदाय में न उत्साह था न आत्मगौरव। वकील वर्ग तो बिल्कुल नदारद था, जो अपनी जिम्मेदारी से बच रहा था। वह स्वदेशी और नमक आंदोलन से दूर भाग रहा था। स्वाधीनता की लड़ाई से उन्हें कोई सरोकार नहीं था, परंतु लेखक का विश्वास था कि जनता ऐसे देशद्रोहियों को माफ नहीं करेगी। दूसरे देशों के छात्र अपने प्राणों की बाजी लगाकर आज़ादी की लड़ाई में कूद गए थे, परंतु यहाँ तो विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर भी इस चेतना से एकदम उदासीन थे। वस्तुतः विश्वविद्यालय शिक्षा नहीं प्रदान करता, बल्कि अंग्रेजों के गुलाम पैदा करने का एक कारखाना था। लेखक के कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि जो शिक्षा लेने वाले लोग थे या शिक्षण के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने इस आंदोलन में अपना कोई विशेष योगदान नहीं दिया, बजाय इसके दूसरे मुल्क में ऐसा नहीं होता। तो लेखक को ये लगता है कि यहाँ पर केवल विश्वविद्यालय ज्ञान देने का माध्यम मात्र नहीं, बल्कि अंग्रेज़ों के गुलाम इन यहाँ पर उत्पन्न किए जाते हैं या बनाए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय या शिक्षा का जो क्षेत्र है या जो शैक्षणिक संस्थाएं थी, वो इसी प्रकार की थी जो अंग्रेज़ों के गुलाम उत्पन्न कर रही थी। आंचलिक क्षेत्रों में इस आंदोलन की चिंगारी फैलना लाजमी था, ज़रूरी था। नौकरशाही की सबसे बड़ी मार देहातों पर पड़ रही थी। वस्तुतः स्वयं सेवक भारी संख्या में गांवों में जाकर उन्हें महासागर में कूदने के लिए उत्साहित कर रहे थे। महासागर किसका? आज़ादी के युद्ध का, आज़ादी की लड़ाई का महासागर। इसमें कोई दो राय नहीं कि नौकरशाही की दमन चक्की देहातों को अधिक पीसती थी। फिर भी आंदोलन की सफलता और स्वराज्य की प्राप्ति के लिए गांव वासियों का साथ होना जरूरी था। भारतीय एकता के विरोधी सदा प्रयासरत रहते थे कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से दूर रहें। क्यों? क्योंकि वो भारतीय एकता के विरोधी थे, इसीलिए वो चाहते थे हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से दूर रहें और स्वतंत्रता संग्राम में मुसलमान कोई योगदान न दें, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में ये दोनों बिखर जाएं। परंतु मुस्लिम जनता यह समझने लगी थी कि जब तक वे और हिंदू एकजुट नहीं होंगे, तब तक भारत में एकता का सूर्य उदय नहीं हो सकता तथा भारत सदैव गुलाम ही रहेगा। वस्तुतः ये दोनों कौमें अपने अपने हिस्से के लिए न लड़कर बल्कि देश के लिए लड़े। हमें लाभ हानि के हिसाब से पहले पूंजी लगाने की ज़रूरत है। जब लाभ होगा तब हिस्से की बात शुरू होगी। यानी पहले हम धन तो लगाएं, अगर हमें लाभ मिलता हुआ दिखाई दिया तब हम उस लाभ में से हिस्सा बांटेंगे कि किसको कितना लाभ मिलना चाहिए।
महात्मा गांधी जी ने यहाँ तक कह दिया है, मुसलमान जितना चाहे ले लें, इसमें हिस्से का सवाल नहीं उठता। अर्थात स्वराज्य राजपद पाने और धन कमाने का साधन नहीं, बल्कि प्रजा को सेवा करने का साधन होना चाहिए। यानी प्रजा की सेवा का साधन है। स्वराज्य की जो लड़ाई है या स्वराज्य प्राप्ति का जो संघर्ष है, इसके माध्यम से प्रजा की सेवा करना सर्वधर्म या प्रथम धर्म होना चाहिए। जब स्वराज्य प्राप्त हो जाएगा, वहाँ धन लोलुपों और विलासी जनों के लिए कोई स्थान न होगा। यानी जो धन के लालची हैं और जो भोगविलास में अपना जीवन जीना चाहते हैं, उनका स्वराज्य में कोई स्थान नहीं होगा, बल्कि देश उनका आदर करेगा जिन्होंने देश के लिए त्याग किया होगा। मुंशी प्रेमचंद के अनुसार शांति स्थापित करने के लिए दो साधन हैं, एक साधन मानवीय और दूसरा दानवीय। एक तो जो मानवता के द्वारा और दूसरा दानवता के द्वारा। अंग्रेजी सरकार आज़ादी के आंदोलन को दबाने के लिए दूसरा रास्ता अपनाती है, अर्थात वो दानव बन जाती है। वह देश की जनता को रोनने के लिए मशीन गन का प्रयोग करती है, और मशीन गन चलाने के लिए उनके पास पुलिस और सेना भरपूर मात्रा में थी। और यही कारण है कि उन्होंने अनेक बार ऐसा किया, जब देश के लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड इसका उदाहरण आपके सामने है। देश में उठे आज़ादी के तूफान को रोकने के लिए अंग्रेज़ों ने बड़े नेताओं को जेल में बंद कर दिया। बस उनकी नीतियों का विरोध करने के लिए गिने चुने ही लोग रह गए थे। सरकार टैक्सों को दुगना कर रही थी। वे थोड़े से हिंदुस्तानियों को पद देकर अपनी तरफ मिला रहे थे, यानी उनको एक पद देकर, एक नौकरी देकर, एक विशेष कुर्सी देकर उनको अपने हक में मिला रहे थे, लालच देकर। समाचार पत्र बंद कर दिए गए, परंतु इस दमन चक्र ने भारतीय शक्ति को ज़्यादा मजबूत किया था। अंग्रेजी शासन पर यह कलंक था कि वे शक्ति को दबाने के लिए मशीन गन का प्रयोग कर रहे थे, परंतु जनता दोहरी शक्ति के साथ इस पशुबल से न डरकर बल्कि अंग्रेज़ों की जड़ें खोदने के लिए प्रयासरत थी। जो ये पशु बल था, यानी जो जानवरों की तरह हम पर बल प्रयोग किया जा रहा था, उसको समाप्त करने के लिए जनता तत्पर थी। फलस्वरूप नमक कानून टूटा और सरकार की मशीन गन से बेबारूद हो गई, यानी बारूद से रहित हो गई। आम जनता पर चलाई गई गोलियां उनके पतन की आवाज़ बुलंद कर रही थी। अंततः अब अंग्रेजी शासन के दिन थोड़े थे, यानी सामान्य लोगों पर जब इतना अत्याचार किया जा रहा था, तो निश्चित है कि लोग उनके विरोध में उतर आए थे। और अब ये निश्चिंत था, या ये बात निश्चित हो गई थी, लोग निश्चिंत थे कि अब उन्हें आज़ादी ज़रूर मिलेगी, अंग्रेज़ अब यहाँ से ज़रूर जाएंगे, उनके कदम यहाँ पर अब उखड़ने लगे थे। इस निबंध में अगर विशेषताओं को देखें तो हम देख सकते हैं, या निबंध का सार हमने जो पढ़ा है, इसमें सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान में रखें कि ये जो निबंध है, ये सत्य प्रकाश मिश्र द्वारा संपादित है। प्रेमचंद के एक श्रेष्ठ निबंध इसका शीर्षक है, जिसमें ये निबंध संकलित किए गए हैं। यहाँ पर जो लेखक है प्रेमचंद जी, वो भारतीय शिक्षित समुदाय पर अंग्रेजी सरकार की नीतियों का विरोध न करने के कारण व्यंग्य भी करते हैं कि केवल एक यहीं के लोग हैं, यहीं के विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र हैं जो इस महायज्ञ में अपना योगदान नहीं दे रहे हैं, अर्थात आज़ादी के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। इस बात का उनको दुख भी है और उन्होंने व्यंग्य के माध्यम से इसका विरोध भी किया है। इसके साथ साथ अगर देखें तो लेखक ये मानते हैं कि जो भी धन लोभी हैं या सत्ता के लालची लोग हैं या भोगविलास जीवन जीने वाले लोग हैं, उनका यहाँ राजपद में या स्वराज्य में कोई स्थान नहीं होगा। इस भाव को व्यक्त करने के लिए वो गंभीर और जिज्ञासापूर्ण शैली का प्रयोग उन्होंने किया है। इसके साथ साथ उन्होंने अंग्रेज़ों की जो दमनकारी नीति है उसको भी स्पष्ट किया है, वह उसका विरोध भी किया है। यहाँ पर यह भी बताना चाहते हैं कि आम जनता में अब स्वराज्य प्राप्त करने के लिए उत्साह का संचार हो गया है, क्योंकि आम जनता अब समझ चुकी है कि अगर एकजुट होंगे, हिंदू और मुस्लिम की एकता अगर बनी रहेगी, तभी अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ा जा सकता है। और इस बात को इन्होंने स्पष्ट भी किया है कि हिंदू मुस्लिम एकता मूल कारण था जिससे हम आज़ादी को प्राप्त कर पाए या अंग्रेज़ों को यहाँ से निकाल पाए। और ये भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि बहुत सी ऐसी ताकतें थी जो हिंदू और मुस्लिम दोनों को जाति के नाम पर लड़ाना चाहती है या उनमें विरोध का भाव उत्पन्न करना चाहती हैं, लेकिन जो हिंदू या जो मुस्लिम लोग थे जो देश प्रेम का भाव अपने मन में रखते थे, वो ये समझ चुके थे
कि अगर देश को आज़ाद करवाना है तो एकता में ही बल है, या एकता से ही आज़ादी प्राप्त की जा सकती है। तो ये एक बहुत ही उत्साहवर्धक निबंध है, ओजगुण से परिपूर्ण है। यहाँ पर अगर देखें तो तत्सम शब्दावली का भी प्रयोग अच्छे से किया गया है। अंग्रेजी के चलताऊ शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे मेम्बरियों का शब्द का प्रयोग किया है, या अन्य बहुत से ऐसे शब्द आए हैं जो अंग्रेजी भाषा से प्रभावित हैं। चिंतन किया गया है, विचारात्मक शैली है, यहाँ पर वाक्य विन्यास बहुत सटीक है, चुस्त है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो संपूर्ण निबंध में विचारात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। विचार कर रहे हैं उन परिस्थितियों का जब हमें स्वराज्य के लिए, आज़ादी के लिए संघर्ष करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस निबंध के सार के माध्यम से आप इसकी व्याख्या बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।